हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निवर्स 24/7। आज हम बात करेंगे जीएबी के सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 4 की रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। अभी तक हमने ये 3 चैप्टर कर लिए। एंड ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लानिंग एंड नीति योग। तो जिस लोगों ने ये चैप्टर नहीं देखे तो पहले ये वो चैप्टर देख लिया। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको हम इन 7 पार्ट्स में चैप्टर को बांटा गया है। डेफिनेशन एंड रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स की प्रायोरिटी सेक्टर्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाइड इन इंडिया, मतलब कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जो इंडिया में आइडेंटिफाई किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, जो उनको जो पैसा उधार दिया जाता है बैंक्स के द्वारा, तो उनके लैंडिंग नॉर्म्स क्या हैं, उसके क्या नियम कानून है। उसके बाद डेफिनेशन एमएसएमई, एमएसएमई क्या होता है, रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एमएसएमई का क्या योगदान है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन जीडीपी, जीडीपी के अंदर एमएसएमई का कितना हिस्सा है। रिसेंट इनिशिएटिव इन एमएसएमई सेक्टर। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम प्रायोरिटी सेक्टर्स पूरा देखेंगे और एमएसएमई जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही एक पार्ट है, मतलब एक प्रायोरिटी सेक्टर है जो एमएसएमई खुद है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होते हैं। देखो, ऐसे सेक्टर्स जो कि देश की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल निभाते हैं। जैसे कि अब इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर है जो वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है इंडिया के लिए, फिर एमएसएमई है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। ये सभी जो हैं, ऐसे ऐसे करके जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, ये सभी इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग, काफी एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब तो कुल मिला के इंडिया की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जिस पे जो इस पे दारोमदार है, मतलब इन ऐसे सेक्टर्स के लिए के पर टिकी हुई है। तो उन सभी सेक्टर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर्स का दर्जा दिया है, जिससे कि इन सभी का जो इनको सबको रोजगार मिलता है इन सभी सेक्टर से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर्स होता क्या। डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स आर मच नीडेड फॉर बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर्स की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, कि मतलब सबके साथ सबको मिला के ग्रोथ करी जाए। मोस्ट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स अंडरस्टैंड दैट दे आर क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज बेसिक नीड्स एंड देयरफॉर देयर शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर अदर सेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे एक देश की इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स है, ठीक है, टेक्सटाइल्स है। तो लेकिन इन सभी सेक्टर्स के अंदर ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट उसको प्रायोरिटी पे रखे, क्योंकि इस पे एक फिक्स अलोकेट फंड जाना ही चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर समझ आया। ठीक है, अब देखते हैं एमएसएमई। कि एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आर अमंग कंट्रीज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो एमएसएमई है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है। ठीक है, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एमएसएमई जो छोटे और लघु उद्योग वाले होते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं छोटे और लघु उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो उनकी ग्रोथ होने से देश की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, क्योंकि वही देश को बिजनेस देंगे तो एक तरह से वही देश की इकोनॉमी को फायदा होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी ग्रोथ होती है, इनोवेशन बढ़ता है, उससे लोग नया इनोवेट करते हैं कुछ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं वो, क्योंकि वो खुद के रोजगार, खुद के बिजनेस से दूसरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। with a vast network of over 64 million enterprises, 6 करोड़ 40 लाख इंटरप्राइजेस हैं इंडिया के अंदर अभी। The MSME sectors contribute significantly to the growth of Indian economy. The sector contributes roughly 45% of manufacturing. इंडिया की टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 45% सिर्फ एमएसएमई से आता है। मोर देन 40% ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का 40%, मोर देन 28% ऑफ जीडीपी। एमएसएमई सेक्टर 28% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का। तभी तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई को प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दिया हुआ है। व्हाइल एम्प्लॉइंग अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन पीपल्स, रैंकिंग सेकंड ओनली टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा क्रूशियल सेक्टर
गवर्नमेंट के लिए एमएसएमई है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के दर्ज में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर आज भी, और उसके बाद देता है एमएसएमई। द एमएसएमई सेक्टर्स इन इंडिया इज क्वाइट डाइवर्स, थोड़ा डाइवर्स है इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ इंटरप्राइज साइज, क्योंकि कुछ एमएसएमई बहुत छोटे लेवल के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मीडियम, कुछ स्मॉल। ये इसकी डेफिनेशन भी अब आगे चल के दूंगा आपको कि किसको हम माइक्रो बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे, किसको मीडियम बोलेंगे। ठीक है, द एमएसएमई सेक्टर प्राइमरी बेनिफिट इट्स एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, क्योंकि एमएसएमई का प्राइमरी बेनिफिट ये है कि वो एक लार्ज चंक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं एट ए वेरी लो कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सप्लाई चेन इज क्रिटिकल। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये इनोवेशन करके लाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे सप्लाई चेन को भी, तो एक सप्लाई चेन सुधरती है देश के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह माल जाना इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये प्रायोरिटी सेक्टर का सबसे पहले बात कब हुई, मतलब कब ये टर्म आएगी प्रायोरिटी सेक्टर होने चाहिए। द करंट फ्रेमवर्क ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग डेट बैक टू 1967 when Morarji Desai, then Deputy Prime Minister and Ministry of Finance, Government of India, stated in Lok Sabha on 14 December 1967 that there has been persistent complaint that several priority sectors such as agriculture, small scale industries and exports have not received their fair share of bank credit। तो हुआ क्या था 1967 में मोरारजी जी देसाई ने लोकसभा में खड़े होकर ये बोला था कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बैंक क्रेडिट, मतलब बैंक का लोन उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स, इनको जब पैसा नहीं मिलेगा ना तो ये देश की ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी सेक्टर्स को प्रायोरिटी पे दर्जा दिया गया कि इन सेक्टर्स को प्रॉपर फंड्स मिले। दिस अपीयर्स टू बी द फर्स्ट टाइम द फ्रेज प्रायोरिटी सेक्टर हैज बीन यूज्ड। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर एक टर्म को यूज किया गया है। ठीक है, द एज ए रिजल्ट द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाज बोर्न। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जन्म होता है। तो ये 1967 की बात है। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 1967 ये लाया गया टेबल इन लोकसभा ऑन दिसंबर 23 1967, इंट्रोड्यूस सोशल कंट्रोल ओवर बैंक्स। Banks were directed to align their activities with national objectives through social control। तो पहले होता क्या था, बैंक्स जो थे ना वो अपने फायदे के लिए लोन देते थे। वो बैंक्स सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को, बड़ी मतलब और वेल सेटल्ड, मतलब ज्यादा पैसे वाले आदमियों को, साहूकारों को, उनको ही लोन दिया जाता था। लेकिन जो गरीब लोग थे या जो प्रायोरिटी सेक्टर्स थे, वीकर सेक्शन के लोग थे, इनको लोन नहीं मिलता था। ठीक है, तो बैंक्स अपने बेनिफिट्स के लिए सिर्फ काम करते थे, तो उसी लिए ये इनको भी प्रायोरिटी सेक्टर्स में लाया गया। ठीक है, एट ए नेशनल क्रेडिट काउंसिल मीटिंग इन जुलाई 1968 वाज स्ट्रेस्ड दैट कमर्शियल बैंक्स शुड बूस्ट देयर इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये जो 8 हैं यही प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। ठीक है, तो अदर्स के अंदर वीकर सेक्शन आते हैं, वीकर सेक्शन जिसमें एसटी, ठीक है, लेडीज, तो इन सबको भी इसमें वीकर सेक्शन के अंदर लोन थोड़ा सस्ते दर से उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लोन बैंक्स को देना है, लेकिन कितना परसेंट देना है, कितना देना है और किस नॉर्म्स क्या उसके। बैंकों के लिए क्या एप्लीकेबल है कि वो कितने परसेंट अपना बैंक क्रेडिट का लोन देंगे। ठीक है, द प्रायोरिटी सेक्टर्स lending target and sub target are to be computed based on the adjusted net bank credit and credit equivalent of balance sheet exposure CEOBE as applicable on the corresponding date on the preceding year as follows। अब जो लोन देना है बैंक्स को वो अपने ANBC का या CEOBE क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का एक फिक्स परसेंट, एक सिग्निफिकेंट परसेंट को
आगे लोन पर देना है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि एएनबीसी और सीईओबी ये होता क्या है, ठीक है। तो पहले इसको छोड़ दो, पहले हम ये देखेंगे एएनबीसी क्या होता है। एएनबीसी की फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एएनबीसी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले इधर ही देख लो, पहले ये होता था कि बैंक्स के पास जितना भी पैसा आता है, ठीक है, बैंक्स के पास जितना भी पैसा आता है और जितना पैसा बैंक एक दिन के अंदर पे करता है, मतलब बैंक्स के अंदर जितना क्रेडिट आया और बैंक्स ने जितना पैसा दिया, मतलब लोगों ने जो डिपॉजिट करवाया और बैंक ने जो पेमेंट करी, उसका डिफरेंस, मान लो उसका कुछ डिफरेंस आता है, उसको बोल देते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल, ठीक है। तो उस समय पहले तक एनडीटीएल का एक फिक्स परसेंट बैंक्स को दिया, बैंक्स आगे प्रायोरिटी सेक्टर में देते थे, वो शायद 40% था, हाँ। तो वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में बैंक्स के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले, सितंबर शायद 2020 की बात है, तो तब गवर्नमेंट ने, ये आरबीआई ने ये चेंज कर दिया। उसके बाद अब बैंक्स को एएनबीसी का एक सर्टेन परसेंट को प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना पड़ता है। अब वो सर्टेन परसेंट कितना है वो हम अभी देखेंगे, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है कि बैंक क्रेडिट इन इंडिया, जो बैंक्स के पास क्रेडिट आता है, जो अपने कस्टमर से बैंक्स को क्रेडिट आता है, उसका टोटल, उसके टोटल में से माइनस कर देंगे बिल डिस्काउंटेड विद आरबीआई एंड अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स जो है उनके पास जो बिल्स रहते हैं वो अगर आरबीआई से डिस्काउंट करा लेते हैं, ठीक है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, सिडबी, इनसे जो बिल डिस्काउंट करवा लेते हैं उसको माइनस कर देंगे। तो उससे क्या आएगा, माइनस करना, नेट बैंक क्रेडिट आ जाएगा कि बैंक्स के पास नेट बैंक क्रेडिट कितना है, ठीक है। नेट बैंक क्रेडिट के अंदर अब हम जोड़ देंगे इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर कैटेगरीज। बैंक्स क्या है जो एसएलआर के अंदर, आपको पता होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने, कितना, अभी 18% चल रहा है, ठीक है। तो 18% इन्वेस्ट करते हैं एसएलआर के अंदर। लेकिन बैंक कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने अगर कर रखी है नॉन एसएलआर कैटेगरी के अंदर, तो उसको नेट बैंक क्रेडिट के अंदर ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद क्या हमको प्राप्त होगा, एएनबीसी, ठीक है। तो ये है एएनबीसी को निकालने का तरीका, ठीक है। एक हमने और टर्म देखी थी, ये सीईओबीई, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये क्या होता है, जो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये होती है बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। अब ये है एसेट साइज, ये लायबिलिटीज, ठीक है। अब ये जो चीजें अंदर आती है ना, इन सभी को बोलते हैं ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर, ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर, ठीक है। लेकिन जो कुछ चीजें हैं जो बैंक, जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते, उसको बैलेंस शीट के फुटनोट के अंदर नीचे लिखते हैं। तो उसका मतलब होता है, अरे एक सेकेंड, उसका मतलब क्या होता है कि उसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ठीक है। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में आता क्या है, सबसे पहला तो आता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी। अब कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी जो कि अभी अपनों को नहीं पता कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, आगे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जैसे कि हम पहले से ही सोच के लगते हैं कि इस साल अगर बैंक में आग लग जाती है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कंटीजेंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि उसका हमको नुकसान भुगतना पड़ सकता है आगे चल के, ठीक है। या बैंक गारंटी जो बैंक्स देते हैं, अगर हमारे कस्टमर ने वो पैसा पे कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो बैंक ने गारंटी दे रखी है, तो वो बैंक की क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। बैंक में थेफ्ट चोरी हो जाती है, ठीक है, वो भी बैंक के लिए क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो इन सब चीजों का कंटीजेंट लायबिलिटी है। फिर बैंक गारंटी आ गया, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ये सब क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी। ये सभी को बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ठीक है। तो एएनबीसी और सीईओबीई, ठीक है, इन दोनों में से, अब इन दोनों का हम लेते हैं, अब इसमें भी अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं डोमेस्टिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसएफबी, एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव, ठीक है। तो इसमें डोमेस्टिक बैंक्स और फॉरेन बैंक्स लिए गए जिसकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं, वो क्या करेंगे, वो 40% रखेंगे एएनबीसी का या सीईओबीई का, विच एवर इज हाइयर, ठीक है। अब मानो कि एएनबीसी है अपना 100 रुपए, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, और सीईओबी है अपना 120 रुपए, ठीक है। तो 40% ऑब्वियसली बात इसका ज्यादा आएगा,
तो बैंक्स को इसका 40% निकाल के मतलब 1248 रुपया निकाल के इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ईयर की बात है। ऐसे हर फाइनेंशियल ईयर उसको अपना एएनबीसी का या सीईओबी का 40% इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इसके बाद सब कैटेगरी भी है इसकी कि 40% में कितना हिस्सा कौन से सेक्टर को जाएगा। ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे। फिर फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, वहां पे था फॉरेन बैंक्स विद अबव 20 ब्रांचेस, यहाँ है लेस देन। तो लेस देन वालों को क्या करना, 40% ऑफ एएनबीसी एंड सीईओबी व्हिचएवर इज हायर, सेम है, लेकिन आउट ऑफ विच अप टू 32% कैन बी द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, इनको क्या करना है, 32% को तो एक्सपोर्ट में देना है। ठीक है, एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी एनी अदर सेक्टर, और 8% से कम किसी भी अलग सेक्टर को नहीं देना। एएनबीसी एंड सीईओबी व्हिचएवर इज हायर, तो आरआरबी को 75% देना है। उसके अंदर मीडियम, ये अगर पैसा देते हैं लैंडिंग टू मीडियम इंटरप्राइजेस को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिन्यूएबल एनर्जी शैल बी रेकन्ड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर अचीवमेंट ओनली अप टू 15%। मतलब आरआरबी इन सभी सेक्टर्स को देते हैं तो वो सिर्फ 15% से ऊपर नहीं दे सकते, उनको अपना 75% का मतलब 60% दूसरे सेक्टर्स में देना पड़ेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन इन सब सेक्टर में 15% से ऊपर काउंट नहीं होगा। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% ऑफ एएनबीसी व्हिचएवर इज हायर। तो अब इसमें क्या है कि डोमेस्टिक बैंक्स और फॉरेन बैंक्स जिसकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं उसको रखना है 40% अपना। ठीक है, 40% मोटा मोटा ये याद रखो आप। और फॉरेन बैंक्स जिसकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसको 32% तो देना अपना एक्सपोर्ट के अंदर और 8% देना अपना अदर सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, और आरआरबीज को 75% आरआरबीज को देना है। उसके अंदर ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सबको मिला के 15% तक की दे सकता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपना 75%। ठीक है, तो ये सभी नॉर्म्स है उसके, ये देख लिया। अब हमको ये देखना है कि वो तो देख लिया कि कितना किसको देना है, कौन से बैंक को कितना परसेंट देना है, लेकिन वो 40% का भी आगे बाइफर्केशन है, मतलब सब कैटेगरी है कि उसको कितना कितना देना है। जैसे वही टेबल है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स अप टू अबव 20 ब्रांचेस, ये फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेस, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब एग्रीकल्चर के अंदर डोमेस्टिक बैंक्स देते हैं 18% ऑफ एएनबीसी एंड सीयूबी व्हिचएवर इज हायर, out of which a target of 10% is prescribed for small and marginal farmers। अब इस 18% का 10% है जो उनको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही देना है। ठीक है, एग्रीकल्चर के केस में। अब माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी व्हिचएवर इज हायर। फिर एडवांस टू वीकर सेक्शन के अंदर 12%। ठीक है, और फॉरेन बैंक्स के अंदर ये एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब वो एग्रीकल्चर को देना चाहे ना देना चाहे उन पे है। ठीक है, क्योंकि उनका अपनों ने वही पढ़ा था कि वो एक्सपोर्ट पे ज्यादा देते हैं। ठीक है, बाकी उनको 8% जो बचता है, 32 + 8 जो देना है वो उधर देना है अपना अदर सेक्टर्स के अंदर, वो चाहे वो किसी में भी दे सकते हैं। फिर रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर 18% एएनबीसी का एग्रीकल्चर में जाएगा, और आउट ऑफ विच द 10% इज प्रोवाइड फॉर एसएमएफ। ठीक है, तो इसमें भी इसका और इसका सेम ही है, 10% एसएमएफ में, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और बाकी का मतलब 100% डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं, मतलब 18% डाल सकता है, बाकी 10% उसको डालेंगे, 10% को उसको टारगेट है। फिर माइक्रो एंटरप्राइज में उसको 7.5% जाना है। फिर एडवांस वीकर सेक्शन के अंदर 15% उसका जाना है। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 18%। ठीक है, इसको भी 10% का एसएमएफ का टारगेट रहता है। 7.5% जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो एंटरप्राइज में, और वीकर सेक्शन में 12%। वीकर सेक्शन में 12% ही है डोमेस्टिक बैंक्स का, और 12% ही है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। लेकिन आरआरबीज में जाता 15%, क्योंकि आरआरबीज को बनाने का मकसद ये था कि वीकर सेक्शन को और रूरल की ग्रोथ करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बोल रहे हैं स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, इसमें कैटेगरी क्या है कि मतलब किसको माइक्रो बोले, किसको स्मॉल बोले, किसको मीडियम बोले, वो ये है। इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेटेड नोटिफिकेशन दिस डेटेड 26 जून 2020। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई इंटरप्राइज इज चेंज अंडर। अब ये देखो, अब इसमें हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट से और टर्नओवर से। ठीक है, अगर किसी बिजनेसमैन की बिजनेस के अंदर
1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और उसका टर्नओवर साल का 5 करोड़ है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, अप टू 5 करोड़, ठीक है, अप टू। और स्मॉल वाले बोलेंगे जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की है और टर्नओवर उसका 50 करोड़ का, उसको बोलेंगे स्मॉल। और मीडियम इंटरप्राइजेज में अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की है और उसका टर्नओवर 250 करोड़ का है, 250 करोड़ तक का है, तो उसको बोलेंगे मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है। अब अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा आ जाता है तो वो क्या होगा, तो वो नॉर्मल इंटरप्राइज होगा, उसको ना माइक्रो बोलेंगे, ना स्मॉल बोलेंगे, ना मीडियम बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बैंक्स के ऊपर कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है उनको लोन देने की, ठीक है। अगर बैंक्स 250 करोड़ से ऊपर वाले को लोन देते हैं तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक पॉइंट था। अब एमएसएमई का क्लासिफिकेशन ये आपके सामने है, तो इसको याद करने का भी एक अच्छा तरीका है। ये कितना देखो, ये इंटू 5 क्या है, 1 इंटू 5, ये 10 इंटू 5, ये कितना का 50, और 50 इंटू 5 क्या है 250। तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, आप इन्वेस्टमेंट याद कर लो, टर्नओवर वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में टर्नओवर 5 करोड़, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में टर्नओवर 50 करोड़, तो 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट टर्नओवर 250 करोड़, ठीक है। अब हम देखेंगे रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एमएसएमई का क्या योगदान है। एमएसएमई सेक्टर्स ग्रेट फीचर इज इट्स एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एट द लो कैपिटल कॉस्ट। एमएसएमई के अंदर ग्रेट पोटेंशियल क्या है कि उसका कैपिटल कॉस्ट कम रहता है। जो एमएसएमई होते हैं उनका पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अकाउंट अराउंड 90% ऑफ बिजनेसेस एंड मोर देन 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्लोबली। जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं वो ग्लोबली 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो आधा योगदान एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सिर्फ एसएमई सेक्टर्स कर देते हैं, ठीक है। और 90% बिजनेस एसएमई चला रहे हैं ग्लोबली भी। दे आर क्रिटिकली इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर ये बहुत ही सिग्निफिकेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस दोनों एसएमई के द्वारा ही चलाया जाता है। द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया इज क्वाइट डाइवर्स in terms of enterprise size, product and service range and level of technology deployed। इंडिया के अंदर थोड़ा ये जो एमएसएमई सेक्टर है बहुत डाइवर्स है। द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सप्लाई चेन इज क्रिटिकल। Hence, it is important to foster, nurture and assist new business ideas as they develop into enterprises। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको नर्चर करके और उनको असिस्ट किया, मतलब उनको असिस्ट किया जाए, उनको और बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि वो एक बड़ा इंटरप्राइज खड़ा कर पाए। क्योंकि ये अगर बिजनेस उनका सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा होता है इससे। अब हम देखते हैं एमएसएमई प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया। एमएसएमई has been contributing significantly to expansion the entrepreneurial endeavor through business innovation। MSME are widening their domain across sectors of economy, producing diverse range of products and service to meet demands of domestic as well as global market। अब MSME के अंदर भी इतना कंपटीशन हो गया है और उनको इतना बढ़ावा गवर्नमेंट का बढ़ावा देने से अब वो प्रोडक्ट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं, वो ग्लोबल मार्केट के लिए भी कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखियो कि एमएसएमई के अंदर एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन क्या हमारी जीडीपी के अंदर, ठीक है। ये मॉस्पी मंत्रालय का डेटा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का। तो इसमें आप देखोगे 2014-15 से लेकर 18-19 तक में एमएसएमई का शेयर सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी 30% का योगदान एमएसएमई दे रहा है 18-19 के डेटा के हिसाब से, ठीक है। बैंक क्रेडिट टू एमएसएमई। अब बैंक क्रेडिट में एमएसएमई का रोल क्या है। एमएसएमई सेक्टर्स lending to industry has picked up lend by dispersal to micro, small and medium enterprises sectors। Bank credit to industry improved 12.6% year on year in September 2022 compared to a muted 1.7% growth in same month of financial year 2021। जहां पे ग्रोथ 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 1.7% ग्रोथ करी थी, 2022 के अंदर वो 12.6% ग्रोथ कर गई है। इसका मतलब है कि बैंक क्रेडिट जो है, जो बैंक्स है वो एमएसएमई को लोन दे रहे हैं, अब लोन पूरा लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। बैंक्स लेंडिंग टू एमएसएमई grew 27% year on year while that to medium enterprise increased 36% during the month।
जो 27% ग्रो कर रहा है एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस के लिए, और मीडियम इंटरप्राइज के लिए 36% मंथली ग्रो कर रहा है। द हायर क्रेडिट ग्रोथ ऑफ एमएसएमई सेक्टर में हैव कम ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टिल 31 मार्च 2022। तो हायर क्रेडिट जो कि बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स को भी मार्च 2021 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब और क्या फायदा हुआ एमएसएमई से इकोनॉमी को? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। एमएसएमई सेक्टर हैज बीन क्रिएटिंग 11.10 करोड़ जॉब्स, 360.41 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग। ये उसका बाइफरकेशन दिया हुआ है, 7 लाख ये दिया है नॉन कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये छोड़ दो। इन रूरल एंड अर्बन एरिया अक्रॉस द कंट्री। तो एमएसएमई ने 11 करोड़ जॉब क्रिएट करी है इंडिया के अंदर। ठीक है, ट्रेड एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर एमएसएमई। एमएसएमई शेयर in export assumes significance as government has been targeting 1 trillion export by फाइनेंशियल ईयर 2027। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक गवर्नमेंट का टारगेट है 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने का, 1 ट्रिलियन रुपीस, 1 ट्रिलियन डॉलर। In accordance with the target, the government has added capacity building of first time MSME exporter scheme to enhance the quality of MSME product globally and increase export। तो इसके अंदर इस स्कीम को लाया गया जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार प्रोडक्ट्स का निर्माण करना सिखाया जाएगा स्टार्टअप्स को या एंटरप्राइजेस को, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमएसएमई सेक्टर्स हैज हेल्प्ड द कंट्रीज टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। एमएसएमई सेक्टर ने कंट्री को फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प भी करी है। हाई कंट्रीब्यूशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का बढ़ावा मिला है जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। ठीक है, सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग होने लगी है अब। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है क्योंकि हमारा एमएसएमई खुद इतना स्टेबल होता जा रहा है। प्लस बैंकिंग फंड उनको इजीली प्रोवाइड हो रहे हैं अब। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, लोकेशन वाइज मोबिलिटी अब इजीली मिल जाता है। लो इंटेंस एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंटेंसिव इंपोर्ट हो रहे हैं, अब इंपोर्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा एमएसएमई के लिए। कैपेसिटी टू डेवलप एप्रोप्रिएट इंडिजियस टेक्नोलॉजी, अब एमएसएमई खुद इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर खुद टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। अब पहले किसी चीज का इंपोर्ट करना जरूरी होता था, लेकिन अब एमएसएमई के बढ़ने के कारण हमने उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लिया है, तो हम उस चीज का सब्स्टिट्यूशन इंडिया में ही खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक वेस्टर्न कंट्री से कोई जीन्स मंगवाई जाती थी किसी भी एक सर्टेन ब्रांड की, तो वैसे ही जीन्स हम इंडिया में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो उस कस्टमर के लिए बाहर से इंपोर्ट करना को जरूरी नहीं रह गया है, तो इसीलिए हमारा इंपोर्ट भी कम होता जा रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिफेंस प्रोडक्शन, अब एमएसएमई है जो डिफेंस की प्रोडक्शन में भी भागीदारी ले रहे हैं। ठीक है, काफी स्टार्टअप्स हैं जो डिफेंस के अंदर अब आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो रही है, इंडस्ट्री है जो टेक्नोलॉजी को अब अडॉप्ट कर रही है। कॉम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, अब मार्केट के अंदर एक कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन होना मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा एक सिग्नल होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब फायदा हुआ एमएसएमई सेक्टर्स का, एमएसएमई अपनों को हेल्प कर रहा है। अब देखो जीडीपी के अंदर एमएसएमई क्या हेल्प करी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर अमंग द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद द बोर्ड नेटवर्क ओवर 34 बिलियन फर्म्स। ये अभी ने पहले ही शायद पढ़ा है कि 6 करोड़ 40 लाख फर्म्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी 6.40 करोड़ जो फर्म्स हैं वो एमएसएमई की बनी है। इंडस्ट्री जनरेट ओवर 45% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, 40% ऑफ एक्सपोर्ट एंड मोर देन 28% ऑफ जीडीपी। तो एमएसएमई है जो अकेला 45% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करता था और 40% एक्सपोर्ट के अंदर योगदान करता और 28% जीडीपी के अंदर, वाइल एम्प्लॉइंग अप्रोक्सीमेटली 1,111 मिलियन पीपल। ठीक है, तो 111 मिलियन पीपल को जॉब भी प्रोवाइड करता है। आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई है जो सेकंड मोस्ट है। इट एम्प्लॉयज ओवर 120 मिलियन पीपल इन इंडिया। 120 मिलियन पीपल से ज्यादा ये जॉब देता है इंडिया के अंदर। एज इंडियाज ग्रो टू ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई has set a goal to increasing the MSME sector contribution to GDP to 50% by 2025। तो 2025 तक मिनिस्ट्री एमएसएमई का टारगेट है कि वो जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूशन अकेला एमएसएमई सेक्टर करेगा। ठीक है, अब देखते हैं रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा एमएसएमई को बढ़ाने के लिए। ठीक है, द गवर्नमेंट रिवाइज्ड द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई इन 2020। The new MSME definition includes around 99% of all enterprises। अब जितने भी इंटरप्राइजेस थे ना, क्योंकि MSME की डेफिनेशन चेंज कर दी। जैसे पहले पीछे मैंने पढ़ाया 1 करोड़ से 5 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, फिर टर्नओवर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़, फिर 50 और यहाँ पे 250। ठीक है, तो इस जब ये कर दिया ना तो इंडिया का 99% इंटरप्राइजेस तो इसी डेफिनेशन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है कि 99% ऑल एंटरप्राइजेस दिस एम्स टू असिस्ट एमएसएमई इन एक्सपेंडिंग एंड क्रिएटिंग मोर जॉब्स। ठीक है, तो उनको और जॉब्स और उनको एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा बढ़ावा दिया गया। फर्दरमोर द डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एमएसएमई इज अबोलिश्ड। अब पहले क्या होता था, एमएसएमई को दो भागों में बांटते थे कि वो एक सर्विस सेक्टर का था और एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। ठीक है, लेकिन अभी जो सितंबर 2020 के अंदर नई गाइडलाइंस आई ना, तो उसके अंदर ये गाइडलाइंस आई थी। तो इसके अंदर अभी उन्होंने वो नहीं पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सर्विस के अंदर इतना, तो सीधा मैंने आपको न्यू वाला ही बता दिया। ठीक है, तो वो अबॉलिश्ड हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन डेलिबरेट मेजर्स टू गारंटी दैट द बेनिफिट ऑफ दीज एमएसएमई इनिशिएटिव रीच एमएसएमई ऑन टाइम। तो गवर्नमेंट ने इसको अश्योर किया कि उनको एमएसएमई को जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको टाइमली मिल जाए। न्यूमरस announcement in addition to the various MSME scheme has been made under the Atmanirbhar Bharat package to offer urge help to MSME sector। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाएगी जिसमें देश को सेल्फ रेजिलिएंट बनाया गया कि वो खुद पे निर्भर रहेगा। ठीक है, अब उसके अंदर डिफेंस सेक्टर, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स पे वो खुद पे निर्भर करना किया, बनाने के लिए एम किया गया। क्योंकि क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई किए जिसके लिए भारत बाहर के कंट्रीज पे डिपेंड है। ठीक है, जैसे डिफेंस के सेक्टर में अभी अपने डिपेंड थे। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सी कंपनीज हैं जो अभी भी अपने काफी डिफेंस का इंपोर्ट ही करते हैं। तो अभी कंपनीज खड़ी हो रही है इंडिया में धीरे धीरे। तो जैसे कि अभी ब्रह्मोस सब खुद बना लेते हैं अब। ठीक है, लेकिन S24 S400 है जो हम रशिया से खरीदते हैं। ठीक है, तो डिफेंस के अंदर अभी आत्मनिर्भर होना बाकी है। फिर एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया, enhancing business and local manufacturing country। ठीक है, with aim to special emphasis on MSME to maintain business continuity during COVID-19 pandemic। The national government has also undertaken the response measure to guide the आत्मनिर्भर भारत पैकेज। Some of the most measures are listed below। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर्स ऐसे गवर्नमेंट ने एमएसएमई को बढ़ाने के लिए लिए हैं। सबसे पहला मेक इन इंडिया। ठीक है, ये 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लाए थे। प्राइम मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस्ड मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन सितंबर 2014 एज पार्ट ऑफ लार्जर सेट ऑफ नेशनल बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो नेशनल बिल्डिंग इनिशिएटिव का लार्जर पार्ट है। मेक इट इंडिया हैज क्रिएटेड ए रिस्पांस ऑफ क्राइसिस सर्कमस्टेंसेस विद द ऑब्जेक्टिव टू टर्निंग इंडिया इनटू ए ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया लाया गया। दिस प्रोजेक्ट इज बिल्ड on 4 pillars established the boost entrepreneurship in India, not just manufacturing but also the other sectors। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं था, अदर सेक्टर्स पे भी फोकस था, और जो कि 4 पिलर पर टिका हुआ था। तो ये 4 पिलर के नाम हैं न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट आर द 4 पिलर्स। The Make in India actions plan aim to increase the manufacturing sector's contribution to GDP to 25% by 2020-22। तो 2020-22 के इसका टारगेट था कि जीडीपी जो मैन्युफैक्चरिंग की वो 25% योगदान करेगी। फिर दूसरा था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स, जो कि हमें पीछे पढ़ के आए थे। ड्यूरिंग कोविड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री क्रेडिट स्कीम। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी तो उसका आउटले कितना था, 3 लाख करोड़ रुपीस, इंटेंडेड टू बेनिफिट 45 लाख एमएसएमई।
It aims to provide much needed relief to the MSME sector by incentivized members lending institution to provide extra credit as renewable interest rate, allowing MSME to fulfill operational liabilities and restart their business. अब कोविड के अंदर क्या हो गया था कि बहुत से बिजनेस ठप पड़ गए थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई थी, जिसके अंदर ऐसे स्टार्टअप्स जो कि अपना काम दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या जिनके बिजनेस करने में उनको बहुत मतलब परेशानी हो रही है, तो गवर्नमेंट उनको सस्ते दर पर इंटरेस्ट मतलब कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करवाती थी इस स्कीम के अंदर, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने अलग से 3 लाख करोड़ का अमाउंट अलॉट किया था। अब देखते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। इंडिविजुअल्स माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस कैन अप्लाई फॉर कोलेटरल फ्री लोन। ये कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है? बिना गिरवी कुछ रखे, मतलब गिरवी कुछ नहीं रखना था, गिरवी नहीं, ठीक है, अप टू 1 करोड़, इसमें 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता था फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के द्वारा, एक्नॉलेजिंग दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट विदाउट द हसल of collateral or third party guarantee would be substantial source of support to first generation entrepreneurs। तो इसके अंदर उनको बैंक क्रेडिट प्रोवाइड कराई जाती थी, मतलब उनको दिक्कत ना हो, हासिल फ्री, उनको कोई परेशानी के बिना, और कोलेटरल भी नहीं उनको उनसे कुछ ले रहे थे, प्लस उनको एक थर्ड पार्टी गारंटी देने की भी जरूरत नहीं होती थी, ठीक है, तो उनको बिना परेशानी के आसानी से लोन प्रोवाइड कराया जाता था, ठीक है। इज releasing their dreams to having established their own micro and MSE और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिसका बिजनेस फैमिली बिजनेस पहले नहीं है, वो खुद बिजनेस चालू करना, उनको भी एक मौका दिया गया कि वो अपना सपना पूरा कर पाए अपना खुद का एमएसई खोल के, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसई लॉन्च्ड द क्रेडिट गारंटी स्कीम टू स्ट्रेंथन द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एमएसई सेक्टर। द क्रेडिट गारंटी for micro and small enterprises supported the pandemic affected MSME to regaining its footing, ठीक है। तो इसमें कोविड इफेक्टेड जो हुए थे लोग, उन जो सेक्टर्स हुए थे उनको भी वापस अपनी जगह को रीगेन करने के लिए, जो जहां तक उनका बिजनेस ग्रो कर गया था उसको वापस रीगेन करने के लिए इस स्कीम के अंदर मौका दिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। द प्लान हैज बीन इंप्लीमेंटेड एज फंडिंग मैकेनिज्म for Khadi program run by country's Khadi institutions. It facilitates borrowing from banks, bridge the gap between the availability of fund, budgetary resources and real financial requirement, ठीक है। तो इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो जारी किए गए जो कि थे खादी प्रोग्राम के लिए, खादी प्रोग्राम रन करने वालों के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। फिर आया था स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, जो कि जनवरी 2016 में लाया गया था, विद द टैगलाइन स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की टैगलाइन थी। द इनिशिएटिव इंटेंड टू क्रिएट ए रोबस्ट एनवायरनमेंट फॉर फोस्टिंग इनोवेशन, प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब इसको लाने का ये मकसद है कि नए नए स्टार्टअप्स जब खुलेंगे वो इनोवेशन लेके आएंगे, कुछ नया सोच के, कुछ नया प्लान के साथ आएंगे, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, ठीक है, जिसके साथ वो खुद जॉब प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को, क्योंकि बड़ा स्केल पे बिजनेस चलाने के लिए लोग भी एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी सेक्टर, द स्टार्टअप मूवमेंट विल एक्सपेंड टू एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फ्रॉम करंट टायर 1 cities इट्स विल स्प्रेड टू टायर 2 और टायर 3 cities। तो ये स्टार्टअप इंडिया ऐसा नहीं कि टायर 1 के लिए आया था, टायर 2 और टायर 3 सिटी, मतलब गांव देहात तक भी ये इस स्कीम का फायदा दिया जा रहा था, इंक्लूडिंग सेमी अर्बन रूरल एरियाज। द स्टार्टअप इंडिया स्कीम एम टू सपोर्ट इंडिविजुअल और बिजनेस दैट हैज रिसेंटली फॉर्म्ड देयर ओन स्टार्टअप्स बाय ऑफरिंग बेटर फाइनेंस इंक्लूडिंग टैक्स ब्रेक्स एंड इंश्योरिंग दैट द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए स्टार्टअप इन इंडिया स्मूथ एंड क्विक। अब इसमें ये इंश्योर किया गया था कि एक नई कंपनी आप अगर खोल रहे हो, एक नया स्टार्टअप आप लगा रहे हो, तो आपको जितने भी डिपार्टमेंट से परमिशन वो आपको हासिल फ्री मिले, ठीक है, प्लस आपको लोन बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। अब वो चाहे इंडिविजुअल बेस पे बिजनेस कर रहा हो या वो कंपनी खोल के काम कर रहा हो, उन सभी को स्टार्टअप इंडिया के अंदर मतलब थोड़ी आसानी हो जाए, उसके लिए ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाई गई,
ठीक है। और इसके अंदर ये भी है कि वो गांव देहात का आदमी हो, चाहे वो टायर 1 सिटी से हो, मतलब कहीं से भी हो, तो वो स्कीम का फायदा ले पा रहा था। स्टार्टअप इंडिया इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप इनिशिएटिव एम टू कैटलाइज स्टार्टअप कल्चर एंड क्रिएट ए रोबस्ट एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ठीक है, तो वही बात है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये लाई गई थी। स्टार्टअप इंडिया प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन, क्रिएट जॉब्स एंड फोस्टर एन इनोवेशन कल्चर, ट्रांसफॉर्मिंग मिलेनियल्स फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब गिवर्स एंड सो पोटेंशियली इमर्ज एज ए व्हीकल टू कैप्चर द डेमोक्रेसी डिवाइडेड। तो इसमें क्या था कि ये इस लाइन का मतलब है कि मिलेनियल्स जो कि होते हैं, जो 90s में पैदा हुए, उनको जॉब सीकर से जॉब गिवर बनाया जाए। क्योंकि अब क्या है कि जॉब सब मिलेनियल्स जो हैं वो सब जॉब को चाह रहे हैं कि जॉब उनको मिल जाए, लेकिन वो जॉब देने वाले बन जाएंगे अगर वो एक अपना बिजनेस चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टअप इंडिया को लाया गया था कि लोग सब भी जॉब के पीछे ना भागे, अपना बिजनेस करके भी आप एक अच्छा काम कर सकते हो और जॉब प्रोवाइड लोगों को करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड अप इंडिया। ये इनका नाम थोड़ा मिलता जुलता सा, लेकिन फर्क बहुत है। एक स्टार्टअप इंडिया जो सभी के लिए, और एक स्टैंड अप इंडिया जो SC ST और वुमेन्स के लिए बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है, वीकर सेक्शन के लिए। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्टैंड अप इंडिया स्कीम टू प्रोवाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर आइदर फीमेल्स belongs to SC category and require financial assistance to start their greenfield business venture। अब greenfield business venture क्या होता है? greenfield business venture होता है greenfield business venture ये होता है कि जो बंदा, जो कंपनी अपना एक नया बिजनेस चालू कर रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड। और ब्राउनफील्ड भी होता है। ब्राउनफील्ड होता है कि जो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है उसके लिए आप लोन ले रहे हो। ये है कि आप नए बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, ग्रीनफील्ड। ठीक है, एक होता है ब्राउनफील्ड जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस उसके लिए लोन ले रहे हो। लेकिन स्टैंड अप इंडिया के अंदर ग्रीनफील्ड बिजनेस के ही लोन मिलता है। दीज इंडिविजुअल आर गिवन स्पेशल लोन्स रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़ एट द लो इंटरेस्ट रेट। तो इसके अंदर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। इंटरेस्ट रेट काफी कम रहता है इसमें। ठीक है, अब लास्ट जो है ये है गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI। ठीक है, ये PLI गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही लेके आई थी, कीपिंग इन माइंड इंडिया एम्बिशन ऑफ बिकमिंग आत्मनिर्भर एज एलोकेशन ऑफ 1.97 लाख करोड़ रुपीज। ठीक है, ये आपसे आउटले पूछ सकते हैं, आउटले थोड़ा इन स्कीम्स का याद रखना चाहिए। हैज बीन इमार्क्ड इन यूनियन बजट 2021-22 फॉर PLI प्रोग्राम। PLI प्रोग्राम में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे जिसके अंदर भारत को आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, तो उसके अंदर उसके बाद गवर्नमेंट ने पैसा अलॉट कर दिया कि 1.97 लाख करोड़ हम देंगे हम इन सेक्टर्स को। अब उसमें सेक्टर्स नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने थे? 13। तो इसके अंदर 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ढूंढे गए। ओवर 5 ईयर पीरियड में उसमें ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है, द PLI ट्रेडिशन and winding employed government method for increasing the production of product considering important of job creation, social welfare होना, taxation। तो इन सब का ध्यान रखा गया था कि जॉब क्रिएशन हो, सोशल वेलफेयर हो, टैक्सेशन में छूट दी जाएगी। PLI आर सिंपली फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर इंटरप्राइजेज टू इंक्रीज आउटपुट। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो स्कीम्स हम ला रही थी ना, वो ये था कि सोशल वेलफेयर हो, जॉब क्रिएशन हो जाए, टैक्सेशन में थोड़ी छूट दे देंगे। लेकिन PLI टोटली ये था कि आपको हम पैसा दे देंगे, आपको वन टाइम फ्री दे देंगे, मतलब आप अपना ये सेक्टर से अंदर वाला इंसेंटिव एक तरह से आपको दे देंगे। PLI आर सिंपली इंसेंटिव टू enterprise to increase output. They might take the form of tax breaks, reduce import export levies or reduce land acquisition requirement। ठीक है, तो ये जो पैसा है ना, वो उनको इस तरह से दिया जा रहा था कि उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेवीज पे छूट दे देते थे, टैक्स ब्रेक कर देते थे, उनका कुछ टैक्स में छूट देते थे, लैंड एक्विजिशन करने में थोड़ी उनको मदद मिल जाती, तो वहां पे उनका पैसा गवर्नमेंट बचा देती थी। तो गवर्नमेंट को जो इनडायरेक्टली टैक्स जाना था वो गवर्नमेंट उसमें छूट दे देती थी। ठीक है, द PLI scheme is a government of India initiative that encourages not only international enterprises to locate workers in India, so produce employment, but also domestic and local industry to create micro jobs। ये PLI स्कीम ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कंपनी आना चाहती है तो उसको लैंड एक्विजिशन या ये सब छूट दी जाएगी। ये डोमेस्टिक लोगों के लिए भी, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी था कि वो अपना नया एक वेंचर खोल के काम कर पाए। ठीक है, तो उनको भी PLI का फायदा मिल पाए। अब ये देखेंगे कि कौन से ये 13 सेक्टर हैं। ठीक है, ये 13 सेक्टर हैं।
जो कि पीएलआई का बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया, और ये टोटल फंड गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या मोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग कितना है, 40,951 करोड़। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा देख लीजिए कि 57,042 करोड़ रुपए दिए हैं इन्होंने ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15,000 करोड़, स्पेशलिटी स्टील के लिए 6322 करोड़, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग के लिए 12,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए 5,000 करोड़। इसको थोड़ा जो पढ़ना होगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे ज्यादा किसमें, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने, 40,951 करोड़। ठीक है, तो इन सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लाई, जिससे कि इन सभी सेक्टर में इंडिया आत्मनिर्भर हो पाए। ठीक है, तो यहीं पे ये चैप्टर तो समाप्त होता है, लेकिन हम एक बार थोड़ा इसको रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, यही प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सेक्टर्स जिनका योगदान भारत के अंदर, भारत की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा है बाकी सेक्टर्स के मुकाबले। ठीक है, तो उन सेक्टर्स को गवर्नमेंट को प्रायोरिटी में रखकर उनको फंड टाइमली प्रोवाइड करवाने होते हैं। ठीक है, तो उन सेक्टर्स को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है, अब ये सब आपको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि एमएसएमई का कितना योगदान है ये सब आप पढ़ सकते हो दोबारा। ठीक है, अब इसमें इसका प्रायोरिटी सेक्टर का पहली बार कहां यूज हुआ, लोकसभा के अंदर मुरारजी देसाई ने बोला था कि इनको फंड नहीं एलोकेट हो रहे, तो एक प्रायोरिटी सेक्टर्स नाम का एक टर्म दी गई, प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को फिर बाद में बैंकिंग लॉ लाया गया 1967 के अंदर, कि जिसके अंदर बताया गया कि ये सभी सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर्स का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सभी प्रायोरिटी सेक्टर्स थे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। ठीक है, फिर आया कि कितने परसेंट अलोकेट करना चाहिए कौन से बैंक को। ठीक है, तो डोमेस्टिक बैंक्स का और फॉरेन बैंक्स अबव 20 ब्रांचेस का 40% था, फॉरेन बैंक्स का भी था 40, और उसमें 32% तो उनको देना था कहाँ पे, एक्सपोर्ट के अंदर, और 8% कहीं भी देना था लैंडिंग, कोई किसी भी अदर सेक्टर्स के दे सकते थे। फिर रीजनल बैंक का था कि रीजनल बैंक 75% देंगे। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का 75% था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एनबीसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये अगर इनका 40%, 75% ये सब जो निकला, उसका भी अगर आगे बाइफरकेशन था कि एग्रीकल्चर में कितना देंगे, एमएसएमई में, माइक्रो एंटरप्राइज में कितना देंगे, व्हीकल सेक्शन में कितना देंगे। ठीक है, ये चीजें याद करनी भाई, ये इसका क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसका एक दो क्वेश्चन पक्का ही पूछ लेगा कि वो कितने परसेंट किसको देता है। ठीक है, उसके बाद देखा था कि बाइफरकेशन क्या था एमएसएमई का, कि किसको माइक्रो बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे, किसको मीडियम बोलेंगे। ये आपको बता दिया था कि इंटू 5 करके आता है, इंटू 5। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा इजी रहता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था, 1 सेकेंड, फिर देखा था कि क्या एमएसएमई का क्या रोल है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, कि एमएसएमई ने क्या योगदान किया था। फिर यहाँ पे देखा था कि प्रेजेंट डे एमएसएमई का क्या योगदान चल रहा है, और यहाँ पे एमएसएमई धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। ये डेटा पड़ा था कि 30% का भी योगदान दे रहा है जीडीपी के अंदर। ठीक है, 2018-19 का डेटा ये। उसके बाद ये था कि बैंक क्रेडिट एमएसएमई सेक्टर में ग्रो कर रहा है, सिग्निफिकेंटली ग्रोथ कर रहा है, 12.6% का ग्रोथ इस बार लेके जा रहा है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है एमएसएमई ने। ट्रेड के अंदर 1 ट्रिलियन का टारगेट रखा है एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, बहुत सी वेरी स्कीम भी लाई जा रही है, एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम्स भी आ रही हैं। उसके बाद ये सभी एमएसएमई के हेल्प आने से हेल्प हुई है देश को। ठीक है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं एक बार, आप दोबारा वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर क्या हुआ कि टोटल 6.5 करोड़ एमएसएमई फर्म्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि यही बात वो वापिस की 11 करोड़ लोग इसमें काम कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 50% रहेगा जीडीपी के अंदर। ठीक है, फिर था इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए, जैसे मेक इन इंडिया लिया गया, फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी को स्कीम लाया गया, फिर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज लिया, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लाया, स्टार्टअप इंडिया लाया गया। ठीक है, और स्टैंड अप इंडिया लाया गया, ये दो अलग अलग हैं। फिर पीएलआई स्कीम लाएगी। ठीक है, तो इसी चैप्टर में बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है,